नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको हाल ही में हुई ऐसे एक सच्ची घटना के बारे में बताने जाने वाले हैं, जिसको सुन के पुलिस के साथ साथ पूरे बैंगलोर शहर कांप गया था। इस घटना को सुन के बाद 2022 में घटी श्रद्धा वल का केस याद आ जाएगा, जिसमें श्रद्धा की बॉयफ्रेंड अफ्ताब पूनावाला ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। श्रद्धा की बॉडी के 35 टुकड़े करने के बाद उसने उन बॉडी पार्ट्स को अपने फ्रिज में डाल दिया था और धीरे धीरे करके उन बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगा रहा था। और ठीक 2 साल बाद फिर से एक ऐसा केस सामने आया है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दी है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि इस केस में भी खून करने का तरीका सेम टू सेम वैसा ही है जैसा सदा के केस में था। तो चलो इस केस की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल आइकन जरूर दबा देना, जिसके माध्यम से सबसे पहले हमारे वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। 21 सितंबर 2004 बेंगलोर के व्याली कवाल एरिया के एक अपार्टमेंट के अंदर से कुछ सड़ने की बहुत बुरी बदबू आ रही थी। ये बदबू इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और इतनी ज्यादा गंदी थी कि जो बगल में पड़ोसी रहते थे उनके घर तक ये बदबू जा रही थी। पड़ोसी वाले काफी देर तक सोचते कि ठीक है, अब जो उस घर में रहता है वह साफ कर देगा, कुछ हुआ होगा वह साफ हो जाएगा। लेकिन देखते ही यह बदबू बढ़ती जा रही थी और कोई भी जहां से यह बदबू आ रही थी, जिस अपार्टमेंट से आ रही थी, वहां पे कोई साफ सफाई नहीं कर रहा था। तो पड़ोसी फाइनली डिसाइड करते हैं कि जो उस अपार्टमेंट के ओनर है उनको कॉल करके इसके बारे में बताया जाए। पड़ोसी ओनर को कॉल करके बताते हैं कि आपके अपार्टमेंट में जो भी रह रहे हैं आप उन्हें प्लीज बता दें कि उधर कुछ तो सड़ गया और बहुत बुरी तरह सड़ रहा है, जिसकी वजह से पूरे नेबर्स परेशान हो चुके हैं। जब ओनर को यह सब पता चलता है तो ओनर ने तुरंत जो वहां पर रह रही होती है, जिसका नाम होता है महालक्ष्मी को कॉल करते हैं, लेकिन शायद कॉल मिलती नहीं है। तो फिर वो महालक्ष्मी की माँ को कॉल करते हैं और उनको बताते हैं कि आप प्लीज एक बार यहाँ पर आ जाइए, या फिर अपनी बेटी से बोल दीजिए कि उनके अपार्टमेंट में कुछ तो बहुत बुरी तरीके से सड़ गया है और प्लीज उस चीज को हटा दें। जब महालक्ष्मी की मॉम को ये सब पता चलता है तो वो महालक्ष्मी को कॉल करने की कोशिश करते हैं, बट फिर से महालक्ष्मी की कॉल्स नहीं मिल रही थी। तो वो पहले तो थोड़ी सी डर भी गई थी कि बेटी एक तो कॉल्स नहीं उठा रही, ऊपर से उसके अपार्टमेंट में ये सब हो रहा है, इसका मतलब कि वह अपार्टमेंट में है भी कि नहीं है, और नहीं है तो आखिर कहां पर है। ये सब डाउट उसकी माँ के माइंड्स में आ रहे थे। फाइनली वो अपार्टमेंट के पास पहुंचती है और ओनर के पास जाती है, उनसे एक डुप्लीकेट की लेती है। ओनर के पास एक डुप्लीकेट की थी उस अपार्टमेंट की। वो लेने के बाद मकान मालिक और पड़ोसियों की मौजूदगी में घर का दरवाजा खोला गया, लेकिन दरवाजा खुलते ही अंदर से इतनी तेज बदबू आई कि सभी पीछे हट गए। जब कुछ देर बाद हिम्मत कर फिर से वह अंदर गए, फर्श पर हर तरफ खून के निशान थे। मांस के छोटे छोटे हिस्से यहाँ वहां पड़े थे और खून की एक सूखी ई लकीर कमरे में रख के फ्रिज तक जा रही थी। जैसे ही फ्रिज का दरवाजा खुला, एक चीख के साथ सभी लोग उल्टे पैर कमरे से बाहर की तरफ आ गए। उस एक पल में उन्होंने जो कुछ भी फ्रिज के अंदर देखा वह दहलाने वाला था। कैन यू इमेजिन, एक माँ अपनी बेटी के बॉडी पार्ट्स फ्रिज के अंदर कटे हुए देख रही है। उस टाइम उसके अंदर क्या बीती होगी और क्या ये पूरा मंजर होगा। इसी बीच मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी। बेंगलोर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची, लेकिन कमरे से इतनी तेज बदबू आ रही थी कि पुलिस वाले अंदर नहीं जा सके। डबल मास्क पहनकर पुलिस वाले कमरे में दाखिल हुए। फ्रिज का दरवाजा खुला था, जिसमें सब कुछ साफ दिख रहा था। सबसे ऊपरी खाने में 2 इंसानी पैर रखे थे, बीच के खाने में इंसानी जिस्म के अलग अलग हिस्से, और सबसे निचले खाने में रखा था एक सिर जो महालक्ष्मी का था। क्राइम सीन से एविडेंस कलेक्ट करने के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। फॉरेंसिक वालों के लिए भी यह एक अजीब हादसा था। ऐसे क्राइम सीन से सबूत निकालना बेहद मुश्किल था, लेकिन फॉरेंसिक टीम ने अस्पताल के मुर्दा घर से स्टाफ बुलाया। उसके बाद ही फ्रिज से लेकर फर्श तक पर जो लाश बिखरी थी उन टुकड़ों को समेटा गया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों को अंदाजा हुआ कि लाश के टुकड़ों की संख्या 30 से 40 है। लाश के टुकड़े समेटने के बाद पुलिस ने कमरे की तलाशी ली। बेड पर एक मोबाइल मिला जो महालक्ष्मी का था। मोबाइल ऑन करके कॉल डिटेल रिकॉर्ड चेक की तो पता चला कि मोबाइल से आखिरी कॉल 2 सितंबर को की गई थी। 2 सितंबर के बाद से ना तो इस फोन से कोई कॉल की गई और ना ही कोई कॉल रिसीव की गई। इसी से बैंगलोर पुलिस ने अंदाजा लगाया कि महालक्ष्मी का कत्ल 2 से 3 सितंबर की डेट में हुआ है, जबकि कमरे का दरवाजा 19 दिन बाद यानी 21 सितंबर की दोपहर 3:30 बजे खोला गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर किसी ने इतनी बेरहमी से महालक्ष्मी का कत्ल क्यों किया? आखिर किसी की उससे क्या दुश्मनी थी? बेंगलुरु पुलिस ने मामले की तफसीर शुरू की। महालक्ष्मी की मां और बहन ने शुरुआती पूछजाछ में मालूम चला कि 2019 तक पूरा परिवार नेपाल में ही रहता था। उसी साल महालक्ष्मी की शादी हेमंत दास नाम के शख्स से हुई थी। शादी के बाद दोनों लोग रोजगार और बेहतर जिंदगी की तलाश में नेपाल से बेंगलुरु पहुंचे।
बेंगलुरु में हेमंत एक मोबाइल शॉप पर काम करने लगा, जबकि महालक्ष्मी को एक बड़े मॉल की कॉस्मेटिक शॉप में नौकरी मिल गई। दोनों पति पत्नी बेंगलुरु के नील मंगला इलाके में किराए के घर में रहते थे। बाद में दोनों की एक बेटी हुई। साल 2023 तक उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक था, लेकिन 2023 में हेमंत और महालक्ष्मी अलग हो गए। बेटी हेमंत दास के साथ रहती थी, जबकि महालक्ष्मी पिछले 4 महीने से ब्याली कबल इलाके में किराए के मकान में रह रही थी, वह भी अकेली। हर 15 दिन या 1 महीने में एक बार वह अपनी बेटी से मिलने हेमंत के घर जाया करती थी। जब पुलिस इन सब के बारे में जांच पड़ताल कर रही थी, तो सबसे पहले जो शक के घेरे में था वो था महालक्ष्मी का एक्स हस्बैंड हेमंत दास, क्योंकि इन दोनों का पास्ट कुछ खास अच्छा था नहीं। आए दिन ये दोनों आपस में झगड़े करते रहते थे। महालक्ष्मी ने तो एफआईआर तक कंप्लेंट करी थी कि हेमंत दास उसे कई बार मारता है और कई बार फिजिकल असल्ट करता है। तो पुलिस को यही लग रहा था कि वापस ये दोनों मिले होंगे, इनके बीच झगड़ा हुआ होगा और गुस्से गुस्से में हेमंत ने महालक्ष्मी को मार दिया होगा, जिसके बाद महालक्ष्मी के कई टुकड़े करके उसको फ्रिज में रख दिया होगा। मगर ये सब सिर्फ शक था, कुछ भी ऐसा कंफर्म नहीं था और पुलिस कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी। इसीलिए वह हेमंत को बार बार बुलाकर उसे पूछताछ कर रही थी। और पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चलता है कि हेमंत ने भी महालक्ष्मी के खिलाफ एफआईआर कंप्लेंट करवाई थी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की। दरअसल हेमंत का ये कहना था कि महालक्ष्मी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। मोहम्मद अशरफ नाम के एक लड़के से। मोहम्मद अशरफ उत्तराखंड का रहने वाला था, बट बेंगलोर में एक सैलून में काम कर रहा था और अशरफ ही एक कारण था जिसकी वजह से हेमंत और महालक्ष्मी में लड़ाई की शुरुआत हुई थी। हेमंत को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। महालक्ष्मी अशरफ से मिला करती थी, उसके साथ टाइम स्पेंड किया करती थी और हेमंत को कुछ भी बताती नहीं थी। हेमंत का ये कहना था कि हमारे बीच इतना अच्छा रिलेशन है, हमारी एक छोटी सी बेटी है और तुम किसी तीसरे बंदे की वजह से ये सब छोड़ने को तैयार हो क्या? तुम्हें हमारी परवाह नहीं है? और यही सब चीजों से इनकी लड़ाई बढ़ती जाती थी, जहां पर महालक्ष्मी कभी कभी डिनायर देती कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, और कभी कभी स्ट्रंग बोल देती कि हाँ मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी करूं। तो हेमंत और महालक्ष्मी में इन्हीं चीजों की वजह से लड़ाई झगड़े बढ़ते रहे और फाइनली इन दोनों ने अलग होने का डिसीजन ले लिया था। जब पुलिस को मोहम्मद अशरफ के बारे में पता चलता है तो उनके शक के घेरे में अशरफ भी आ जाता है। जब ये सब चल रहा था तो साथ ही साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसमें पुलिस को यह पता चलता है कि महालक्ष्मी की बॉडी जिस दिन पाई गई थी, जिस दिन उसकी मां ने उसकी बॉडी को देखा और पुलिस कंप्लेन करी थी, दरअसल महालक्ष्मी की मृत्यु उस दिन से 4-5 दिन पहले ही हो चुकी थी। जरा सोचो, किसी औरत की डेथ हो चुकी है, उसके बॉडी पार्ट्स उसी के अपार्टमेंट में उसी के फ्रिज के अंदर पड़े हैं और 4-5 दिन से ये बॉडी पार्ट्स वहीं पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से वो इतनी बुरी तरीके से सड़ चुके थे कि वो इतनी ज्यादा बदबू क्रिएट कर रहे थे। पड़ोसियों के मुताबिक महालक्ष्मी आस पड़ोस में ज्यादा लोगों से बात भी नहीं करती थी। रोजाना सुबह 9:30 बजे काम पर जाती और रात 10:30 बजे घर लौट कर आती। पड़ोसियों ने कई बार एक अजनबी शख्स को महालक्ष्मी को घर से पिक और ड्रॉप करते जरूर देखा था, लेकिन वह शख्स कौन था कोई नहीं जानता था। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक वह इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर वह अजनबी है कौन। पुलिस बहुत देर से पता लगाते हैं कि महालक्ष्मी का कातिल वही अजनबी है। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक वह अब तक महालक्ष्मी के पति हेमंत दास और उस हेयर ड्रेसर अशरफ से लंबी पूछताछ कर चुकी है, लेकिन इन दोनों से शुरुआती पूछताछ में मालूम चला कि महालक्ष्मी के कत्ल में इनका हाथ नहीं है। इन दोनों के मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल रिकॉर्ड में भी 2 सितंबर से 19 सितंबर तक ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे इन पर शक किया जाए। तो फिर सवाल उठता है, आखिर महालक्ष्मी का कातिल कौन है? कौन है जिसने इतनी बेदर्दी से उसका कत्ल किया और लाश के टुकड़ों को फ्रिज में ठूंस दिया? बेंगलुरु पुलिस का कहना है महालक्ष्मी के मोबाइल की कॉल डिटेल भी शक की सुई को अजनबी की तरह घुमा रही है। हालांकि बेंगलुरु पुलिस का कहना है कि उनके पास उस अजनबी की जानकारी है, उसका नाम भी उन्हें मालूम है। यहाँ तक कि यह भी पता है कि महालक्ष्मी के कत्ल के बाद वह भुवनेश्वर के रास्ते पश्चिम बंगाल जा चुका है। पुलिस उसके नाम का खुलासा इसीलिए नहीं करना चाहती ताकि कातिल अलर्ट ना हो जाए। बेंगलुरु पुलिस की माने तो एक बार में शख्स हाथ आ गया तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पुलिस की जांच में यह भी मालूम चला कि 2 सितंबर यानी जिस दिन से महालक्ष्मी गायब हुई थी उसका मोबाइल बंद हुआ था, तभी से उसके घर पर कोई भी नहीं आया। यहाँ तक कि पड़ोसी ने भी 2 सितंबर या उसके बाद कभी महालक्ष्मी के घर से किसी तरह की आवाजें नहीं सुनी जिससे उन्हें शक होता। हालांकि क्राइम सीन को देखने के बाद पुलिस का मानना है कि महालक्ष्मी का कत्ल इसी कमरे में हुआ था। कत्ल से पहले महालक्ष्मी को बेहोशी या नींद की दबा दी गई होगी, इसीलिए कत्ल के वक्त घर से चीखने की आवाज ही नहीं आई। लेकिन जिस तरह से कत्ल के बाद महालक्ष्मी की लाश के टुकड़े किए गए उसे देखकर लगता है
है कि कातिल जल्दबाजी में नहीं था, यानी कातिल ने घर के अंदर तसल्ली से लाश के टुकड़े किए, यानी कत्ल के बाद भी वह कई घंटे या पूरी रात वहीं पर रहा। हालांकि हैरानी इस बात पर है कि किसी ने भी उसे जाते नहीं देखा। बेंगलुरु पुलिस की जांच में सामने आया कि महालक्ष्मी की हत्या के पीछे मुक्ति रंजन का हाथ है, जो उसके साथ एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। दोनों के बीच दोस्ती से शुरू हुआ था। रिश्ता धीरे धीरे गहर गया और महालक्ष्मी मुक्ति रंजन पर शादी का दबाव डालने लगी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कई बार बहस होती थी। शादी के दबाव से परेशान होकर मुक्ति रंजन ने महालक्ष्मी की हत्या की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। हत्या के बाद उसने महालक्ष्मी के शरीर के टुकड़े कर फ्रिज में छिपा दिए, जिससे पुलिस को घटना की जानकारी होने में काफी समय लग गया। मुक्ति रंजन का नाम पहले अज्ञात था, लेकिन अब पुलिस ने उसकी पहचान कर ली है और उसे पकड़ने के प्रयास किए जा रहा था। लेकिन पुलिस को मुक्ति रंजन के पास पहुंचते पहुंचते काफी देर हो चुका था। दरअसल मुक्ति ने एक पेड़ में रस्सी लगाकर खुदकुशी कर चुका था। तो दोस्तों, आपका इस केस को लेकर के क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना।